अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाक स्टडी स्टूडियो। आज हम पढ़ेंगे म्यूनसिपल और टाउन ऑफिसर जो हमारे पाकिस्तान में सिंध के अंदर जो हमारे टेस्ट होने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला करीब इनकी डेट भी अनाउंस हो जाएगी। तो आज हम उसके मेन एमसीक्यूज़ वगैरह जो थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च वगैरह की है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे, जो मतलब थोड़े बहुत 38 एमसीक्यूज़ के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, जैसे व्हेन सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल 2013 वाज पास्ड इन सिंध असेंबली। 2013 का जो हमारी लोकल गवर्नमेंट थी, म्यूनसिपल और टाउन ऑफिस की, इसका बिल पास हुआ था। तो कन्फ्यूजन ही सवाल है, सारे 2013 की हैं, लोकल गवर्नमेंट भी 2013 की है सारी। तो इस बिना हम लोग सिर्फ हमें डेट मेंशन रखनी, क्योंकि इसमें 3 डेट्स आ रही हैं, अगस्त। तो हमें ज़्यादा बेसिक ये देखना है कि देखो मेन जो इनकी सेटिंग रहती है ना, वो बी और सी पे रहती है। तो हमें इस चीज़ को समझ लो, हमें इस चीज़ को क्लेरिफाई रखना है, अपने आप को मुतमईन करना है कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है। तो इसका पहले का ये है 19th, जिसको क्वेश्चन पार्ट बी। तो हम लोगों को ये चीज़ें जहन में रखें कि ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, उनके बारे में मेजर मालूमात है, जिसके बारे में हम लोग अगर जान ले तो हमारे इंशाल्लाह ताला टेस्ट में बहुत आसानी हो सकती है। तो दूसरा है अ यूनियन कमेटी चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन टू बी इलेक्टेड एज। अब ये कैसे होगा? जॉइंट कैंडिडेट है, सेपरेट कैंडिडेट है, मतलब अलग अलग हैं, एक साथ मिल के हैं, जॉइंट हो सकते हैं या कोई किसी पार्टी के बेस पर हैं, तो ये आएगा जॉइंट। उसकी वजह ये है कि अ यूनियन कमेटी चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। अब वो पूछ रहा है कि दोनों एक साथ इलेक्ट हो सकते हैं, तो हाँ ये जॉइंट कैंडिडेट है। तो उसके बाद आता है यूथ मेंबर मीन अ पर्सन बिलो द एज ऑफ डैश एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन पेपर। तो 20 साल, 25 साल, 24 साल, 28 साल। तो हमारी जो नॉर्मल जो हमारी जॉब वगैरह की एज होती है वो 18 से 24 की होती है। और अब ये आ गया है ऑफिसर, तो ये समझ लो कि हमारी ग्रेजुएशन मास्टर्स के टाइम पर आता है, ये हमारे भी ओहदा बढ़ा है, तो ये 25 to 30, 28 तक होता है। तो हमारा ये इसका एमसीक्यूज़ है 25। ठीक है, फिर अब बढ़ते हैं आगे। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शैल बी ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट, ऑफ अ डिवीज़न, ऑफ अ सब डिवीज़न। मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसके लिए? अब मतलब ये है कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक ही के लिए होना चाहिए, सबके लिए अलग होना चाहिए, सबका एक साथ होना चाहिए। तो ज़्यादा बेहतर काम तब होगा जब ये हर चीज़, हर स्टेट के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग रहेगा। तो ये चीज़ें हमें सवाल को समझना, ये ट्रिक्स होती हैं सवाल को घुमाने के लिए कि बच्चा पास ना कर पाए, पता चले कि उसके पास नॉलेज कितनी है। ठीक है, तो उसके बाद आता है सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। अब सेक्शन 122, सेक्शन 126, 124, सेक्शन 128, ये सारे सेक्शंस वगैरह जो है ना, ये हमारे पढ़ाए जाते हैं उसके अंदर। जो हमारी पुलिस वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह होती है और जो उसकी टेस्टों की तैयारी वगैरह कर रहे थे ना, तो ये सेक्शंस वगैरह उसके अंदर भी आते हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है ख़ास तौर पे कि क्या चीज़ है। तो ये सेक्शन 128 ये हमें याद रखने, ताकि हमें ज़्यादा नहीं है, 38 एमसीक्यूज़ तक मैंने रिसर्च करी है। इंशाल्लाह ताला बहुत बेनिफिट होगा इससे आप लोगों को। उसके बाद आते हैं सिर्फ से कैंटोनमेंट बोर्ड इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कैंटोनमेंट एक्ट 1924, 1928, 1926, 1929। अब बहुत से लोगों ने कभी 1928, 29 की तो डेट ही नहीं सुनी। ठीक है ना। फिर आता है 1926। अब यहाँ पर सबसे मेन जो स्टार्टिंग हमारी आई है, सबसे पुरानी 1924, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते जो 1900 से पहले हुए थे। तो कैंटोनमेंट बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1924 के हिसाब से था। ठीक है। फिर आता है चीफ़ एग्जीक्यूटिव मीन्स। अब चीफ़ एग्जीक्यूटिव का मतलब है क्या? म्यूनसिपल ऑफिसर एंड चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर, चीफ ऑफिसर एंड टाउन ऑफिसर, सेक्रेटरी, या ऑल ऑफ दिस। अब चीफ आ गया तो मतलब सबसे बड़ा। अब ये चीज़ें सारी उसके अंदर आ जाएंगी, मतलब ये सारे ओहदे उसके पास होंगे, उसके बाद वो जाके सबसे बड़ा बना होगा। तो इसका हम लोग टिक करेंगे ऑल ऑफ दिस। ये सारे ट्रिकी क्वेश्चन हैं, इसको आपको याद रखने इंशाल्लाह ताला सब अच्छा होगा, सब पेपर वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे। फिर आते हैं चीफ म्यूनसिपल ऑफिस मीन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ म्यूनसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, प्रोविजनल काउंसिल, डिवीजन काउंसिल। ठीक है। तो अभी यहाँ हमें घुमाने के लिए देखें, डिस्ट्रिक्ट भी दिया हुआ है, प्रोविजनल भी दिया हुआ है, डिवीजनल भी दिया हुआ है, म्यूनसिपल भी दिया हुआ है। मगर इसने सवाल किया कि चीफ म्यूनसिपल ऑफिस, तो हमारे ये रहेगा म्यूनसिपल कमेटी, क्योंकि इसने पहले ही हमें मेंशन कर दिया म्यूनसिपल ऑफिस के बारे में। ठीक है। उसके बाद है चीफ
चीफ ऑफिस मीन्स द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आ म्यूनसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, प्रोविजनल काउंसिल, डिवीजन काउंसिल। अब ये देखें, अब ये चीफ म्यूनसिपल ऑफिस मीन्स द ऑफिस इन चार्ज, अब ये चीफ ऑफिस मीन्स द ऑफिस इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये दोनों को आप देखेंगे ना, दोनों लिखते एक ही है मगर इनका मतलब अलग अलग दिया हुआ है। तो ये आ जाता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। ठीक है, अब ये इंचार्ज और इंचार्ज अलग अलग हो जाता है, तो इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है। ये देखें, इधर चीफ म्यूनसिपल ऑफिस लिखा हुआ है और इधर आगे चीफ ऑफिस मीन्स द ऑफिसर। ये सिर्फ ऑफिस के बारे में है और ये एक ऑफिसर के बारे में। तो ये वर्डिंग जो होती है थोड़ी थोड़ी मैं बता रहा हूँ बहुत ट्रिकी है, हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा इन टेस्ट के अंदर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मीन्स अ रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट एज नोटिफाइड अंडर द सिंध लैंड रेवेन्यू 1962 के तहत एक्ट के तहत 1973, 1967, 1977। यानी डिस्ट्रिक्ट जो हमारा रेवेन्यू था, जो हमारा पैसा जहाँ से आता था, वो किस सिंध के किस रेवेन्यू में पास किया गया, तो ये था 1967 में। ठीक है, टाउन ऑफिसर मीन्स द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आ। अब ये देखें, फिर यही सवाल, पहले वहाँ चीफ म्यूनसिपल था, चीफ ऑफिस था, अब यहाँ टाउन ऑफिस आ गया। तो ये टाउन ऑफिस से इन्होंने जवाब हमें पहले ही दे दिया, टाउन कमेटी। टाउन ऑफिस मीन्स द ऑफिस इन चार्ज, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ टाउन कमेटी। अब वो टाउन ऑफिसर है तो म्यूनसिपल या डिस्ट्रिक्ट का तो होगा नहीं, तो वो टाउन का ही रहेगा इससे। तो उसके बाद आता है इन अ डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वुमेन मेंबर सीट्स आर रिजर्व्ड अप टू एक्सटेंड ऑफ। अब कितने % पे हमारी इनकी सीट्स होती हैं वुमेन की, जैसे हमेशा 1/3 हिस्सा दिया गया है औरतों को हर चीज़ में, इन सब में, क्योंकि अगर 10 टीचर स्कूल में हैं तो वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा 2 होती हैं। तो उसी तरह से 15 भी नहीं आ रहा 10 पे, 20 भी नहीं आ रहा 25 में, 30 आता है, 30 भी है, 33% दिया गया था। ठीक है, इन अ डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नॉन मुस्लिम मेंबर सीट आर रिजर्व्ड अप टू द एक्सटेंड ऑफ। अब मेजॉरिटी तो हमारी मुस्लिम्स की है, माइनॉरिटी कम है, तो उस वजह से, क्योंकि ज़्यादा तो हिंदू हैं नहीं ना, मगर उनको सीट देना भी ज़रूरी है, तो 5% ये इन्होंने पहले ही लिखा हुआ है सारे लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तौर पे, उसके अंदर सारा इन लोगों ने मेंशन करके लिख दिया है। इन अ डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेबर एज पीजेंट, ये देखें, ये प्रेजेंट नहीं पीजेंट है, मेंबर सीट्स आर रिजर्व्ड अप टू एक्सटेंट ऑफ 15%, 15, 25%, 5%, 33%। इधर बात हुई वुमेन की, इधर हुई नॉन मुस्लिम की, अब इधर बात हो रही है लेबर की। तो लेबर को जो है ना, जैसे शेयर्स वगैरह, शेयर होल्डर वगैरह होते हैं, तो उनका भी 5% तक रखा गया है। इन अ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन एंड अ डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रिजर्व्ड सीट एज प्रोवाइडेड अंडर। अब यहाँ फिर सेक्शंस की बात हो रही है कि कौन से सेक्शन के अंदर जो है ना, इनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को रिजर्व की सीट रिजर्व करने की इजाज़त दी गई थी। तो ये था 18A, सेक्शन 18A। इफ़ द ऑफिस ऑफ मेयर, डिप्यूटी मेयर, चेयरमैन और अ वाइस चेयरमैन और मेंबर ऑफ द काउंसिल फॉल वैकेंट इट शैल बी फिल्ड इन विद इन डेज। अब ये देखें, अगर मेयर है, डेप्यूटी मेयर है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, किसी को भी जो है ना कोई वैकेंसी आती है, तो उसको कितने दिन में फॉर्म वगैरह फुलफ़िल करके देना पड़ेगा? 30 दिन, 60 दिन, 45, 90, महीना, 1.5 महीना। तो इसके लिए 1 महीने का टाइम पीरियड रखा गया था कि 1 महीने के अंदर कर देना, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ एक ही चीज़ में सारा दिन थोड़ी लगाएंगे, सारा साल थोड़ी लगाएंगे, तो एक मखसूस वक्त दिया गया था। If the office of a chairman of a union council or union committee or its member fall vacant, it shall be filled within। अब वहाँ क्या बात कही थी, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ बात की गई थी मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की। अब यहाँ बात हो रही इफ़ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन, यहाँ सिर्फ ऑफिस की बात आ गई, ये सिर्फ वो भी चेयरमैन की, यहाँ और कोई भी मेंशन नहीं किया गया, यूनियन कमेटी वगैरह। तो एक ऑफिस की मुद्दत ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ बंदे ज़्यादा थोड़े लगने होते हैं और वहाँ सोच समझ के लगाने होते हैं। जब इदारा बड़ा होता है, बहुत सारों के सवालात के, बहुत सारों के जवाब चाहिए होते हैं, फैसले चाहिए, तो वहाँ वैसे ही टाइम कम लेते। तो यहाँ 2 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था। इफ़ द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ अ काउंसिल ऑकर्स विद इन 6 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ अ काउंसिल, द वैकेंसी शैल। अब यहाँ क्या सवाल किया गया? इफ़ द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ अ काउंसिल ऑकर्स विद इन 6 months, यानी 6 महीने के अंदर एक्सपायर हो जाती है,
तो क्या वैकेंसी रहेगी? नॉट बी फिल्ड, विल बी फिल्ड विद इन 20 डेज। मतलब कैसे होगी? जब वो 6 महीने की एक्सपायरी हुई तो इस वजह से वो नहीं भरी जाएगी। A member shall be removed if one has absented without reasonable cause of consecutive ordinary meeting of the council। ठीक है, इसके अंदर पूछा गया कि अगर किसी मेंबर को हटाया जाए, वो किसी मीटिंग वगैरह में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो मीटिंग वगैरह नहीं है, तो उसमें जो है ना कितनी मीटिंग्स के अंदर वो हटा सकते हैं उसको। तो इसके अंदर मेंशन है 3 मीटिंग्स, कम से कम 3 मीटिंग्स। ठीक है, उसके बाद अगर सोर्स वगैरह हो तो फिर बंदा और ज़्यादा खेल जाता है, तो आप लोगों को भी पता है। तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन, लोकल गवर्नमेंट, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट। अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट तो हो नहीं सकता, पाकिस्तान ब्यूरो, लोकल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन। तो इन्होंने पहले ही हमें जवाब दिया, कैसे? लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय। अब इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा ना भाई, और तो कोई नहीं कर सकता। फिर मिनिमम एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल इज़। अब मिनिमम एज क्या है? अब मिनिमम एज ये होती है कि जब वो ग्रेजुएशन पास होती है, इंसान ग्रेजुएट हो जाता है, वो होती है 21-22 की ईयर्स। तो यहाँ 22 तो नहीं है, इस हिसाब से हम लोग लगाएं 21 पे। A government employee or an employee of a council has controlling share or interest of government can participate in the election after his resignation or retirement of। अब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो किसी शेयर को कंट्रोल करना चाहता है या इंटरेस्ट रखना चाहता है, इलेक्शन में आना चाहता है, तो वो कितने टाइम बाद आ सकता है? कम से कम 6 महीने। वो रिलैक्स करेगा, अपनी सर्विसेज को क्लियर करेगा, उसके बाद जाके इसके अंदर आएगा। ठीक है, सिटी, म्यूनसिपैलिटी, टाउन, विलेज और एनी पार्ट और लॉयल्टी कैन बी नेम्ड और रीनेम्ड अंडर। अब ये पूछ रहा है कि सिटी, म्यूनसिपैलिटी, टाउन, विलेज वगैरह किसी भी पार्ट के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से कोई भी नाम बदला कब तक जा सकता है, किस सेक्शन के हिसाब से? तो वो आएगा 85, सेक्शन 85 डी। द वर्किंग ऑफ द काउंसिल शैल बी इंस्पेक्टेड एट लीस्ट इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन इंस्पेक्शन टीम अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। द वर्किंग ऑफ काउंसिल शैल बी इंस्पेक्टेड, मतलब वो जो टीम को रखा गया है, इंस्पेक्शन टीम को रखा गया है, वो कम से कम एक दफ़ा गवर्नमेंट को अपॉइंट करनी पड़ेगी। 2-3 दफ़ा नहीं, एक दफ़ा वो करेगी, हाँ भाई अब ये टीम चलेगी, क्योंकि सारा टाइम तो नहीं दे सकते, तो एक टीम अपॉइंट करके उसको फिर लॉयल्टी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी डिप्यूट और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बेटर between the inspection officer and the council, such as dispute or matter shall be divided by court, mayor, election commission, government। अब सवाल देखो, if there is any dispute or difference of opinion between the inspecting officer and the council, इन दोनों के बीच में अगर कोई मसला होता है, कोई बात ख़राब होती है, तो इसको कौन देखेगा? इसको इलेक्शन कमीशन तो देख नहीं सकता, ना कोर्ट देखेगा, ना मेयर देखेगा। कोर्ट में जाने के लिए पूरा केस फाइल होगा, मेयर का काम नहीं है। तो ये गवर्नमेंट हमारी जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो देखेगी, जो वहाँ के बड़े ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल हम थोड़े और MCQs के साथ मिलेंगे, थोड़ी और रिसर्च के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।